सेहत के हवाले से। और आजकल जोड़ों के जो अमराज हैं उसमें पहले एक होता था कि एक स्पेसिफ़िक उम्र होती थी, उसमें जाकर आप जोड़ों के अमराज में मुब्तला होते थे। आपके जब चल रहे होते हैं तो आवाज़ आ रही होती है जोड़ों से। तो इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर हकीम तसव्वुर मोहम्मदी, माहिर तिब्ब नबवी और यूनानी और लीच थेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। और सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि पहले होता था एक स्पेसिफिक उम्र होती थी कि इस टाइम के बाद जाकर जो है जो बुज़ुर्ग हैं उनके जोड़ों का मसला स्टार्ट हो जाता। अब तो मुझे लगता है कि मुझे भी जोड़ों का अमराज है, जब सीढ़ियाँ चल रहे होते हैं तो आवाज़ें आ रही होती हैं जोड़ों में से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकराम मलिक, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और यकीनन जो जोड़ों के अमराज हैं ये आजकल बहुत कॉमन है। Exactly. लगभग 100 से ज़्यादा इस जोड़ों की इकसाम पाई जाती हैं, जोड़ों के दर्द की इकसाम पाई जाती हैं। और सभी इकसाम में मैंने जो एनालिसिस किया है, मैंने देखा है, पेशेंट को देखा है, फ़िज़िकली भी उनकी रिपोर्ट्स भी देखी है, तो उनके सारे ही जितने भी ऐसे मरीज़ आते हैं उनके जोड़ों के अंदर स्वाइलिंग होती है, सोजिश होती है, वर्म होता है, इन्फेक्शन होती है। तो ये 100 से ज़्यादा इसकी इकसाम है और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जोड़ों के अमराज में एक या एक से ज़्यादा जोड़ों के अंदर अगर सोजिश है तो यकीनन अगर वो जो सोजिश है वो दर्द है 10 से 15 दिन से ज़्यादा वो स्टिल है, मेडिसिन खाने के बावजूद वो ठीक नहीं हो रही, तो इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़ाहिर बात, आप अपनी करीबी किसी भी मुस्तनद हकीम या तबीब को अपना चेकअप लाजमी करवाएं। तो इसका मतलब जो हम इब्तदाई अलामत कह सकते हैं कि आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी और वो कंटिन्यूसली रहती है, आप पेन किलर ले तो फिर ख़त्म होती है, ये इसकी इब्तदाई अलामत है? जी जी बिल्कुल, ये इसकी इब्तदाई अलामत में ये यानी जोड़ों के मराज में हम जो कॉमन है ना वो हमारे यहाँ जो 3-4 हैं, जिसमें हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से जो हम पहले प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो रूमाटॉइड अर्थराइटिस है, यानी गंठिया जिसे बोला जाता है। और इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस है और ऑस्टियोपोरोसिस है। ये 3 जो कॉमन है, रूमाटॉइड अर्थराइटिस, गंठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, ये 3 आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और इनके पेशेंट भी बहुत तादाद में आ रहे हैं हमारे पास। बिल्कुल इस तरह से है और इन सबका ताल्लुक हड्डियों से और जोड़ों से ही है ऑब्वियसली। लेकिन जैसे आपने कहा कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं अब इस मर्ज़ का शिकार है, इसकी स्पेसिफिक वजह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपको लगता है कि हमारी खुराक या फिर हम विटामिन डी की कमी या सूरज की रोशनी उस तरह हमारे तक नहीं पहुँच पाती है, तो उस वजह से शायद हम इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं? नहीं, ये सब कुछ किया धरा हमारे हाथों का ही है। अच्छा, और हम ये खुद ख़रीदते हैं, यानी हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। इस दौर में भी, इस महंगाई के दौर में भी जो सेहतमंद जो ग़िज़ाएँ हैं वो सस्ती हैं। सेहतमंद ग़िज़ाएँ अभी भी सस्ती हैं। मिसाल के तौर पे आप सब्ज़ियों में खीरा ले लें, खीरा कितना सस्ता है, बंद गोभी कितनी सस्ती है, गाजर कितनी सस्ती है। फलों के अंदर आप चले जाएं, नाशपाती है, सेब कितना सस्ता है, 200-250 रुपये किलो है। और इसके अलावा केला है और स्ट्रॉबेरी है, बेरी की जितनी भी स्ट्रॉबेरी है, बिल्लू है, चेरी है, नारंगी है, ठीक है, फल और सब्ज़ियाँ हैं। और इन चीज़ों को अगर हम ख़रीद के, पैसे तो लगने ही हैं, अगर हम अच्छी चीज़ के ऊपर पैसे लगाएं तो हम सेहत लेंगे। इसके अलावा हम ऐसी चीज़ें जो जोड़ों के अमराज का बायस बनती हैं, यानी सोजिश का बायस बनती है, उनमें रिफ़ाइंड फूड आ जाता है, रिफ़ाइंड प्रोसेस्ड फूड आ जाता है, जिसमें सफ़ेद रोटियां हैं, पास्ता है, हम बड़े शौक़ से खाते हैं। और लाहौर, चूँकि हम लाहौर में बैठे हुए हैं तो मैं लाहौर की बात करूँगा कि लाहौर में तमाम होटल जिसके ऊपर जो रोटी होती है ना वो सफ़ेद आटे की बनाते हैं। मैंने पूछा ये सफ़ेद आटे की ही रोटी क्यों बनाते हो? कहते हैं ये कड़क बनती है, बड़ी क्रिस्पी होती है, ठीक है। और लोग ये रिफाइंड शुगर जो है ये भी बहुत बड़ा यानी वाइट पॉइजन है, जो रिफाइंड शुगर है। और इसके अलावा जंक फूड जितने भी हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, शवारमा है, ये सारे ही गंठिए के अमराज में नुकसानदेह हैं। बिल्कुल इस तरह से हैं, जैसे कि आपने कहा कि शुगर वाइट पॉइजन, ये बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और हमें बहुत टाइम तक जाकर पता ही नहीं चलता है और हम शुगर का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे होते हैं जैसे हक बनता है ऑब्वियसली। तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि हम किस तरह से जोड़ों के अमराज से बच सकते हैं? अपनी खुराक में देसी अद्वियात किस तरह से शामिल कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं जड़ी बूटियाँ, या फिर हमें कहा जाता है कि हल्दी का इस्तेमाल कर लिया जाए, वो हड्डियों के लिए मुफीद होता है, भिंडियों का इस्तेमाल किया जाए, अरवी का, तो ये किया जाए तो वो उसके लिए जोड़ों का अमराज जो है ना वो नहीं बनता। जैसे मैंने गुजारिश
गुजारिश की है ना, अर्ज़ किया है कि जोड़ों की 100 से ज़्यादा इकसाम है और सभी के अंदर सोजिश और इन्फेक्शन पाया जाता है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसे गंठिया बोला जाता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है क्या। ऑटो इम्यून डिजीज़ से मुराद ये कि आपका जो कुदरत ने इम्यून सिस्टम बनाया है, दिफाई निज़ाम है, जिसने आपके जिस्म को, जो कुदरत ने आपको जिस्म दिया है, उस जिस्म को मुख्तलिफ बैक्टीरियाज या वायरसेस पैथोजन से बचाने का काम करता है। ये इम्यून सिस्टम जो है ना, कोरोना के दिनों में बहुत ये वायरल हुआ और तब जाके हमें पता चला कि इम्यून सिस्टम ही बॉडी का एक बहुत अहम हिस्सा है। ठीक है, ये दिफाई निज़ाम जिसने हमारे जिस्म की हिफाजत करनी है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ना है, दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ना है, और यही गलती से इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के जो अच्छे सेल्स हैं, अच्छे जो टिश्यूज़ हैं, उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये ऑटो इम्यून डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। और इस ज़िमन में फिर इसकी सिम्टम्स नॉर्मली जो होती हैं ना, पेशेंट रात को सोता है तो सुबह उठता है ना, तो उसके मॉर्निंग स्टिफनेस आती है, खिंचाव आता है पूरे जिस्म के अंदर। इनिशियल स्टेज के अंदर तो हाथों के अंदर, पाँव में, घुटनों में जैसे जैसे चलता है ना, तो वो खिंचाव आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है, लेकिन मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है ऐसे पेशेंट को, और दर्द की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये बड़े जोड़ों में, छोटे जोड़ों में, ये हर एक जोड़ के अंदर इसकी इन्फेक्शन पाई जाती है। सही हो गया, तो मतलब इससे हम सोजिश कह सकते हैं। बिल्कुल, ये सोजिश से शुरू होता है, इसकी जो बेस है, बुनियाद है, वो सोजिश ही है। और जब लीस्ट स्टेज पे जाता है तो कहा जाता है फिंगर्स भी उसको टेढ़ी हो जाती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो बदल जाता है। जाहिर बात है, वो इस तरह करके हो जाती हैं, मुख्तलिफ उसके एंगल बन जाते हैं। मुख्तलिफ औरतों के अंदर इसकी रेशो ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है औरतों का। मर्दों के अंदर हर 5 में से जो है ना 1-2 मर्द को है, और औरतों के अंदर हर 3 में से 1 औरत को ये मर्ज़ लाहक है। तो सर कहा जाता है कि गंठिया का इलाज सच कोई नहीं है, लास्ट तक ये तकरीबन साथ चलता है, क्या ये दुरुस्त है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि गंठिया का पूरी दुनिया ने इससे हाथ खड़े कर लिए, हैंड्स अप हो गए कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि हमारे पास तिब्बे नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिब्बे नबवी है, तिब्बे इस्लामी है और तिब्बे यूनानी है। हमारे पास इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है, और हम इस मुख्तलिफ अद्वियात की वजह से के ज़रिए, मुख्तलिफ थेरापीज़ के ज़रिए और तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर, उसका लाइफस्टाइल पेशेंट का चेंज करके, उसका डाइट प्लान बना के हम इस मर्ज़ से छुटकारा मरीज़ को दिलवा देते हैं। और इसके साथ साथ हम हमारे पास एक बहुत आसमानी तरीका इलाज है जिसे अल्लाह के नबी ने बहुत पसंद फरमाया है, हिजामा, जिसे कपिंग थेरापी के नाम से लोग दुनिया जानती है, अब लाहौरिये भी जानना शुरू हो गए हैं कि जो हिजामा है, आज से कोई 5 साल पहले, मैंने क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ लाहौर में, तो आज से कोई 5-7 साल पहले इसका रिवाज नहीं था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जब से हमारी काउंसिल आई है, हमारे जो प्रेसिडेंट है हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, वो हमारी काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने अपने दौर में आके हिजामे को बाकायदा अवेयरनेस दी, स्टूडेंट को अवेयरनेस दी, तिब्बा कॉलेज के अंदर इसका निसाब बनाया, और यही अवेयरनेस फिर मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुँची, और आवाम को पता चला कि हिजामा भी एक तरीका इलाज है और ये सुन्नत तरीका इलाज है। और इसके साथ साथ हम लीच थेरापी, जिसे जोंक थेरापी कहते हैं, हिरिडोथेरापी कहा जाता है, और जोंक थेरापी भी जितने भी जॉइंट पेन है, जोड़ों के जितने भी अमराज हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, उसके ऊपर हिजामा और लीच थेरापी का बेहतरीन जो है ना वो रिजल्ट मिलता है। ये इफेक्टिव होती है, अगर कोई चीज़ असर नहीं कर रही है तो इसकी तरफ अगर लीच थेरेपी या फिर इसकी तरफ आए, हिजामा की तरफ, बिल्कुल। जो लोग एनर्जेसिक या पेन किलर खा खा के थक गए हैं और उनको कोई आराम नहीं आ रहा, तो एक दफ़ा आप सुन्नत नबवी तरीका इलाज को अपनाइए, इंशाल्लाह मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूं कि ये सुन्नत तरीका इलाज है, और इसे अपनाएं इंशाल्लाह। इससे आपकी बॉडी में कोई हम मेडिसिन नहीं देते आपको, जस्ट एक कप लगाते हैं, वो वैक्यूम होता है, उसके बाद नॉर्मली हम स्क्रैच लगाते हैं, इससे पेन भी नहीं होती। स्क्रैच लगा के वहाँ से जो टॉक्सिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो स्किन के नीचे ये जिल्द की जो बारीक रगें हैं ना, इसमें जमा हो जाता है, किसी वजह से वो नहीं निकल पाता। अच्छा। तो यही बीमारी कॉज करता है। तो हम हिजामे में यही जो गंदा खून उर्फ़े आम में बोला जाता है, यही हम बॉडी से निकालते हैं और मरीज़ ठीक हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आपने कहा कि जो हिजामा है उसको अपने जो तिब है वहाँ पे सिलेबस के तौर पर ऐड किया है। जैसे आपने कहा उस तरह से अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि उस तरह से लोग इस पे ज्यादा काम नहीं कर रहे थे। जब लोग ज्यादा काम करना शुरू करते हैं तो अवेयरनेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। सर आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ नुस्खा, तो आप बताएंगे ये क्या है? जी बिल्कुल, मैं हमेशा की तरह, क्योंकि लोग है ना सारा प्रोग्राम देखते हैं और उसमें यही जज करते हैं कि हकीम साहब को हमारे लिए भी कोई चीज़ लेके आए हैं, तो मैं बिल्कुल जी आप लोगों को ही बताने के लिए आता हूँ। ये मेरे पास नुस्खा है, बड़ा 5 चीज़ें हैं हमारे पास, तो ये 5 चीज़ें में ये है कुस्त शीरी,
ठीक है। और कुस्तुल बहरी भी इसे कहते हैं, और ये तिब्ब नबवी में इसके बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर मर्ज़ के लिए ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। कुस्त शीरी इसे कहते हैं। और ये है सूंठ, अदरक सूखा हुआ, जिसे जिंजर भी कहते हैं। और तीसरी चीज़ ये है सुरंजा शीरी। सुरंजा शीरी, ये सुरंजा शीरी हैं। और ये चौथी चीज़ है जी, ये हल्दी, ठीक है। और बहुत सारे लोग ना हल्दी का इस्तेमाल पानी के साथ करते हैं। मैं कभी भी नहीं ये किसी को कहूँगा कि इसका पानी के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो है ना फैट सॉल्युबल है, यानी फैट्स के अंदर ये जज़ब होती है। दूध के साथ इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अंदर कुदरत ने एक मुरक्कब डाला है, करकोमीन नामी एक मुरक्कब है, जो एंटी सोजिश और एंटी माइक्रोबियल खसूसियत का हमल है, और ये फैट्स के साथ ही जिस्म को फ़ायदा देता है, हल्दी है। और ये पांचवी चीज़ है ज़ीरा सफ़ेद, हमारी किचन के अंदर मौजूद है, तो ये सफ़ेद ज़ीरा लेना है। और ये पंसार से आपने ले लेनी। मैं बारहा गुजारिश यही करता हूँ, लोग कहते हैं जी हमने दवाई बनाई है उसका रिज़ल्ट नहीं है। रिज़ल्ट कैसे आएगा? जब आपने पंसार से चीज़ ली तो उसमें आपने 50 ग्राम चीज़ ली है, तो 20 ग्राम उसके अंदर मट्टी है, तो वो कैसे फ़ायदा देगा आपको? ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस तरह से इस तरह आपने चीज़ लेनी है, पंसार स्टोर से चीज़ें लें, उसको छान लें, धूप लगवाएं, और उसको अलग अलग आपने बावज़न डालनी है, और उसको मानिदे गुबार बिल्कुल फ़ाइन कर लेना इसका पाउडर। बराबर वज़न, ये पाँचों चीज़ें हैं, बराबर वज़न आप ले लें। चाय की आधी चम्मच से 1 चम्मच तक आप सुबह शाम खाने के बाद पानी दूध के साथ इस्तेमाल करें। दूध खालिस होना चाहिए। अगर दूध नहीं है तो फिर आप जो है ना अदरक और पुदीने के कावे का साथ आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। कितने टाइम तक लेते रहना है? और जो दिल के अमराज होते, जो दिल के मरीज़ होते हैं, क्या वो ले सकते हैं? जी बिल्कुल, दिल के मरीज़ बिल्कुल ये ले सकते हैं। दिल के मरीज़ों के लिए भी ये नुकसानदेह नहीं है। तो हम ये, जैसे कि आपने कहा, इसको दोबारा से आप रिपीट करेंगे, इनके नेम्स क्या है और उनकी क्वांटिटी क्या है, हम क्या ले सकते हैं कि 1 मंथ तक ये चल जाए? जी बिल्कुल जी, ये 1 महीने तक आप तकरीबन ये 5 चीज़ें ये 50-50 ग्राम ले लेनी है आपने। 1 महीना आपका आसानी से निकल जाएगा। ये जी सूंड है, ये सुरंजा शीरी है, ये हल्दी है तीसरी, और चौथी चीज़ है ये कुस्त शीरी, और पाँचवीं चीज़ है जी ज़ीरा सफ़ेद। ये पांचों चीज़ें आपने पंसार स्टोर से लेके अच्छी तरह साफ़ करके इसको धूप लगा लेनी है, और इसका फ़ाइन पाउडर कर लेना है। बराबर वज़न 50-50 ग्राम ले लें, 1 महीना आसानी से गुजर जाएगा। और इसको बिल्कुल फ़ाइन कर लेना है, और आधी चम्मच से 1 चम्मच, यानी चाय वाला जो आधा चम्मच या 1 चम्मच तक सुबह शाम खाने के बाद दूध या अदरक और पुदीने के कावे के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हकीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो आपने ये नुस्खा हमें बताया है, जो गठिया के मरीज़ हैं सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या नॉर्मल हमारे जैसे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको लगता है कि आगे जाकर हम जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो नुस्खा है, मैंने गुजारिश की, ये 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ें 100 से ज़्यादा जो इकसाम है ना, ये दर्दों की, जोड़ों के जॉइंट पेन की, सोजिश की, ये 100 से ज़्यादा इकसाम के ऊपर ये एक ही नुस्खा इंशाल्लाह भारी होगा और उसको रिजल्ट देगा। तो हम ये बच्चों को शुरू से देना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे और जो आगे जाकर उनको ये प्रॉब्लम्स ना हो? हाँ जी बिल्कुल, बच्चों के लिए मैंने गुजारिश की है ना, ये सिर्फ बच्चों के लिए कुस्त शीरी, ये एक चीज़। ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि मैं थका बच्चे बहुत थक जाते हैं, टांगों में दर्द होती है, मम्मा टांगे दबाएं, मम्मा ही दबाती है और टांगे दबाएं, और इसके अलावा खून की कमी होती है बच्चों को। ऐसे बच्चों को अमूमन ना टॉन्सिल्स होते हैं गले के अंदर, गले में इन्फेक्शन होता है और इम्यून सिस्टम उनका बहुत स्लो होता है। जैसे ही मौसम बदलता है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और इवन के बुखार, आजकल मौसमी बुखार बच्चों को हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये सिर्फ कुस्त शीरी लेनी है। और ये 20 ग्राम कुस्त शीरी का पाउडर ले लें, और इसके अंदर 50 ग्राम आपने शहद, जो खालिस शहद है, यानी बड़ा हो या छोटा मैं नहीं कहता, लेकिन होना खालिस चाहिए। ये 50 ग्राम के अंदर 20 ग्राम इसका पाउडर कर लें, पाउडर करके डाल दें। इसकी माजून बड़ी प्यारा सा पेस्ट बन जाएगा मीठा। और बच्चों को तकरीबन चाय वाला जो आधा चम्मच है, तकरीबन अगर 7 साल बच्चे की उम्र है तो चाय वाला आधा चम्मच सुबह शाम उसे आप कंटिन्यूसली दे सकते हैं। जैसे कि आपने कहा ना कि इसमें शहद शामिल करेंगे तो बहुत अच्छी माजून बन जाएगी। तो जैसे हम बच्चों को आजकल न्यूटेला जो है वो बहुत शौक से दे रहे हैं, हम उनको चॉकलेट जो है ना उसका सीरम खिला रहे हैं, तो ये खिलाया जाए तो मुझे लगता है आगे कुछ फ़ायदा भी होगा। एग्जैक्टली देखिए जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह के नबी का फरमान है कि कुस्त शीरी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शफा भर दी है। तो ये जो चॉकलेट है ये बंदे की बनाई हुई चीज़ है, और इसके बारे में हमारे नबी का फरमान है कि कुस्त शीरी बच्चों के अमराज में, बड़ों के अमराज में, दर्दों के लिए, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के लिए, इम्यून सिस्टम जिनका स्लो हो जाता है, यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है।
जैसे कि सर अभी आपने जिक्र किया जिनको इम्यून सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, जैसे ही मौसम बदलता है ना, कुछ लोगों को बुखार शुरू हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम की बहुत शिकायत रहती है, वो भी इम्यून सिस्टम की वजह से होता है कि हम वो जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। जिनका इम्यून स्ट्रॉन्ग होता है वो 2 से 3 दिन में रिकवर हो जाता है, जिनका नहीं होता, इवन बच्चे भी, वो 10 से 15 दिन उनको लग जाते हैं। तो वो जो लेते रहे तो उनके लिए, सबके लिए तकरीबन ये फायदेमंद चीज़ है, इन सब के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये एक ही नुस्खा तमाम अमराज के, आगे सर्दी के अमराज आ रहे हैं, सर्दी के अमराज में भी ये बेहतरीन काम करेगा। बिल्कुल, इसकी तासीर भी जैसे कि सूंठ है और इसमें हल्दी है तो ये गर्म तासीर है इसकी, तो आगे सर्दियों में ये लिया जाएगा। इसके अंदर तरी भी है और गर्मी भी है, रतूबात भी है, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है और सर्दी और खुश्की के अमराज आ जाते हैं, चेहरे के ऊपर खुश्की आ जाती है, एड़ियाँ फट जाती हैं, इस तरह बहुत सारे सर्दी के अमराज आ जाते हैं। तो ये सर्दी के अमराज के लिए, क्योंकि इसका मिजाज गर्म तर है, तो ये जितने भी सर्द खुश्क अमराज हैं उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल सही हो गया। तो सर इसको इस्तेमाल करते हुए जितने भी गेंठिया के मरीज़ हैं उस दौरान क्या जो आदात है वो अपना सकते हैं और किन चीज़ों से परहेज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो गेंठिया के मरीज़ होते हैं ना, अमूमन वो चस्कोले होते हैं, चस्केदार, वो खाने के शौकीन होते हैं। बिल्कुल जी, जिस तरह जंक फूड हो गया जितने भी, और इसके अलावा उनका वेट भी, बहुत सारे हमने मरीज़ों में देखा है जिनको गंठिया है ना, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो पहली तो बात ये है कि मोटापे को कंट्रोल करें, वेट लॉस करें, सुबह शाम मॉर्निंग और इवनिंग जो है ना वॉक बहुत ज़रूरी है, आधा घंटा कम से कम मॉर्निंग वॉक करें। इसके अलावा फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और रिफ़ाइंड जितने भी रिफ़ाइंड फूड है, रिफ़ाइंड शुगर है, इससे तौबा कर लें तो बेहतर है, ताकि आने वाले वक्त में आप जो है ना अच्छी तरह सर्वाइव करें। बिल्कुल, इस तरह से ये तौबा ही कर ली जाए तो बेहतर है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो यूरिक एसिड जिनको ये शो हो जाता है रिपोर्ट्स में कि यूरिक एसिड इनका है, उसके बाद हम उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं, वो चीज़ें साथ साथ चल रही होती है, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं किसी भी रीज़न के तौर पर, तो आगे जाके यूरिक एसिड जो है गेंठिया की वजह बन सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकता। ये जोड़ों की मराज है, स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में यूरिक एसिड ही बढ़ता है अमूमन, जिसमें बिग टो के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, लालगी आ जाती है, दर्द होती है। तो अगर हम उसे इग्नोर करेंगे तो फिर उससे फिर आगे जाके आपके जिगर के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, किडनी में इन्फेक्शन हो जाती है। जब आपका लीवर सही तरह काम नहीं करेगा, आपकी किडनी सही तरह फिल्टर नहीं करेगी, तो आगे जितने भी जोड़ों के मराज हैं वो आपका इस्तकबाल कर रहे होते हैं। फिर अगर आप इसे इग्नोर करेंगे, फिर ये आपको इग्नोर कर देगा। बिल्कुल इस तरह से ही है। और सर लास्ट 2 मिनट है हमारे पास, कोई पैगाम देना चाहेंगे जो भी यहाँ पे खाना खाने वाले हैं और जो गेंठिया के मरीज़ हैं या जिनको लगता है कि वो आगे जाकर हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरी गुजारिश आपसे यही है कि खाएं पिएं और हद से तजावज़ ना करें। अल्लाह के नबी का फरमान है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और हद से तजावज़ ना करो, और नमाज की पाबंदी करें। यकीनन जो एक नमाज है ना, वो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम जो आप वॉक करते हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। तो वॉक भी साथ अगर कर लेंगे तो फिर सोने पे सुहागा है। नमाज की पाबंदी लाजमी करें, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो आपके जिस्म के साथ साथ आपकी रूह भी पाक होती है, आपके ख्यालात भी पाक होते हैं, और शैतान आपके पास नहीं आता, और शैतानी जितने भी अमराज हैं वो आपको छू नहीं सकते। तो मोटापे को जो है ना वो कंट्रोल कर लें, और खाने में ऐसी चीज़ें खाएं जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ठीक हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कौन सी नहीं, तो अपने करीब किसी भी मुस्तनद तबीब, मालज, हकीम के पास जाएँ और उससे अपना टेम्परामेंट दिखाएँ, अपना मिजाज चेक करवाएँ, और अपने लिए जो आपने खाना है वो आप डाइट प्लान ले लें, और सुबह दोपहर शाम वही आप चीज़ इस्तेमाल करें। और ज़िंदगी में 2 खाने खाएं, सुबह और शाम, तीसरा खाना ना खाएं। अगर दोपहर को भूख लगी है तो सैलड का इस्तेमाल कर लें, वरना दोपहर को रोटी ना खाएं। ज़बरदस्त हो गया। तो सर मैं पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे कि आपने डाइट प्लान या खुराक का जिक्र किया है, तो बच्चे और बड़े सेम टाइप की खुराक ले सकते हैं? जैसे कि बच्चे खा रहे हैं, बड़े खा रहे हैं, तो उनके साथ बच्चे भी उस तरह से खुराक ले सकें? जो बिल्कुल ले सकते हैं, बच्चे क्यों नहीं, बच्चों का हाजमा बड़ों से लेकिन हमें होता है ना कि बच्चों को ये चीज़ें नहीं देनी है, गला ख़राब हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, या इसको हजम नहीं कर पाते हैं। देखिए, वो तो बीमारी की सूरत में है ना। अगर बच्चा तंदुरुस्त है, सेहत उसकी ठीक है, तो वो सब कुछ ले सकता है। कोशिश करनी चाहिए बच्चों को जूद हजम गज़ा, बल्कि बड़ों को भी जूद हजम गज़ा ही खानी चाहिए। ऐसी गज़ाएँ जो मैदे को स्टॉप कर दे, मैदे को आपको जो बड़ों के लिए नुकसानदेह हैं वही बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। अगर बच्चों का गला ख़राब है, खांसी, नज़ला ज़ुकाम है, तो इस ज़िम्मन में जो खट्टी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, पापड़, सलंटियाँ और जितनी भी ऐसी जंक फूड हैं उन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। और सर मैं आपसे कहना चाहूँगी बहुत शुक्रिया फर्स्टली तो प्रोग्राम में आने का, और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी हकीम साहब ने रिसेंटली अपनी वालिदा को खोया है, तो मैं सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि उनकी मगफिरत की दुआ की जाए और अल्लाह पाक आपको सब्र दें और उनको अजर अजीम दें। और बहुत शुक्रिया सर इस हालत में भी प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच।